Good morning, students. Today we will start your second chapter. What is the name of the chapter? From trade to territory. ठीक है कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, ट्रेड करने आए थे, तो फिर टेरिटरी तक कैसे उनका क्या सफ़र रहा, उन्होंने कैसे इंडिया पे फिर पूरा कब्जा कर लिया, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, कैसे पावर इस्टेब्लिश की। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये हमारी आगे इंट्रोडक्शन। औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर थे। ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी के लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है, जिनका पूरे इंडिया पे कंट्रोल था। लेकिन आफ्टर हिज डेथ, जब वो मर जाते हैं 1707 में, तो उनके अंडर जो गवर्नर्स काम कर रहे थे, ठीक है, गवर्नर्स, सूबेदार, ज़मींदार बोलो जो भी, ठीक है, तो ये जितने भी काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, उनके मरने के बाद अपने अपने एरिया में ऑटोनॉमी अपनी डिक्लेयर कर दी, कि मतलब एसर्ट कर दिया कि दी अथॉरिटी इन एस्टेब्लिशिंग द रीजनल किंगडम, कि आज से हम ही इस रीजन के राजा हैं। ठीक, मतलब कि अब औरंगजेब की डेथ होगी, तो एज ए पावरफुल अब क्या हो, इसकी वजह से क्या होने लगा, बहुत सारे पावरफुल रीजनल किंगडम हमारे पूरे इंडिया में डेवलप हुए। और दिल्ली जो था वो पहले जैसे सेंटर था, तो अब वो फंक्शनल सेंटर नहीं रहा। क्लियर बच्चे, क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब क्या होता है 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ मतलब 1750 में, ठीक है, 1750 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स एक न्यू पावर के तौर पर हमारे यहाँ अमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वो यहाँ ट्रेड करने आए थे, तो ट्रेड से लेकर के फिर वो पावर में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या उनका सफ़र रहा। ठीक है, ये आपको पिक्चर है, ये जिसमें आपको दिख रहा है बहादुर शाह ज़फ़र। तो बहादुर शाह ज़फ़र बच्चे ये भी राजा थे मुग़ल डायनेस्टी के, बट औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर थे। तो आप देखिए ये बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, इनको जो था, जो रिवोल्ट हुआ था, कब हुआ था, 1858 में, मतलब 1817 में, जो 1857 में जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त ये नेचुरल लीडर एक के तौर पर थे। ठीक है, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उस रिवोल्ट में इनको फेल कर दिया था। तो इनको कहा गया था फोर्सफुली कि टू लीव द किंगडम। ठीक है, कि अपने किंगडम को छोड़ दो, और इनके सन को जो था वहीं पे मार दिया था। ठीक है, क्लियर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यूरोप से कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से ईस्ट में हमारे इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, तो आप देखिए इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है। कौन देता है बच्चे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उस वक्त ये रूलर थी कहाँ की, इंग्लैंड की। तो ये क्या देती हैं, चार्टर देती हैं। चार्टर एक परमिशन नामा जिसको आप बोलो। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि आपके पास सोल राइट है ट्रेड करने का, कहाँ पे, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में। ठीक, और इसमें ये भी लिखा था कि इंग्लैंड से कोई भी दूसरी कंपनी जा कर के आपके साथ कंपटीशन नहीं करेगी। ठीक है, आप ही अकेली कंट्री हो जो ईस्ट में जा कर के ट्रेड करोगी, ये इस चार्टर में लिखा था। क्लियर बच्चे? अब देखिए क्या होता है, कंपनी जो है इस चार्टर के साथ ये सारा सफ़र करते हुए, ठीक है, ओशन के थ्रू पहुंच जाती है इंडिया में। ठीक है, अब ये सबसे पहले केप ऑफ गुड होप जो कि वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, यहाँ पे इनकी शिप्स पहुंचती हैं। ठीक है, यहाँ भी ये ट्रेड करते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, उस समय पे जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि चीप प्राइसेस पे हम ऐसी कंट्री हमें ढूंढनी है जहाँ से हम चीप प्राइसेस पे चीज़ों को ख़रीदें, और अपने इंग्लैंड में लेकर के उन चीज़ों को क्या करें, हाई प्राइसेस से सेल करें। ठीक है, तो अब जब वो इंडिया में पहुँचे, जब वो ईस्ट में पहुँचे, तो तब यहाँ पे एक कंपनी थी, उसका नाम था मर्केंटाइल। ठीक है, मर्केंटाइल कंपनी थी जो कि यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, और ये भी चीप प्राइसेस से चीज़ें खरीद रही थी और उनको हाई प्राइसेस में सेल कर रही थी। ठीक है, क्लियर, मर्केंटाइल। तो दी रॉयल चार्टर, अब ये रॉयल चार्टर जो था कुड नॉट प्रिवेंट, ये प्रिवेंट नहीं करता था, वो सिर्फ ये बताता था कि आपके पास सोल राइट है और कोई भी इंग्लैंड की कंपनी नहीं आएगी। उसमें ये नहीं लिखा था कि यूरोप की कंपनी नहीं आएगी, यूरोप की कंपनीज आ सकती हैं, चार्टर में सिर्फ ये लिखा था इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं आएगी। तो आप देखिए होता क्या है बच्चे, यूरोप की कुछ
कंपनी पहले ही यहाँ पे, जैसे पुर्तगीज़ थे तो वो पहले ही यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, ठीक। तो आप पुर्तगीज़ पहले ही पहुँच गए थे, उसके बाद आ जाते हैं डच आ जाते हैं, उसके बाद फ्रांस वाले भी पहुँच जाते हैं ट्रेड करने। तो आप देखिए क्या होता है, आप ये सारे के सारे चाहते थे कि हम क्या करें, मतलब कि चीप प्राइसेस पे चीज़ों को ख़रीदें और फिर हाई प्राइसेस पे उनको सेल कर दें। तो आप देखिए कि गुड होप से होते हुए जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उनसे पहले जो थे पुर्तगीज़ यहाँ पे पहुँच चुके थे। और पुर्तगीज़ यहाँ पे कब पहुँचे थे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो गोवा है, ठीक है, गोवा में इनका बेस था। और कब कब यहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचे थे, 1498 में। 1498 में वास्को डी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, ठीक है। वास्को डी गामा फर्स्ट थे जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए बच्चे, क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना, आपने याद रखना है। बाई द अर्ली 17th सेंचुरी द डच, अर्ली 17th सेंचुरी मतलब 1701 से लेकर के 1601 से लेकर के 1650 तक, ठीक है, 1601 से लेकर 1650 तक, ठीक, क्लियर बच्चे। तो इस समय पे डच भी जो थे वो यहाँ पहुँच चुके थे, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब डचेस भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं उसके फ़ौरन बाद जो है थोड़े समय के बाद फ्रांस वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं, फ्रेंच। तो अब प्रॉब्लम क्या रेज हो जाती कि सबकी सब कंपनीज चाहती थी सेम थिंग्स खरीदना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, ये थिंग्स वहाँ ये थी नहीं। तो ये बिग मार्केट था यूरोप में इन चीज़ों का, किस किस का, कॉटन है, सिल्क है, पेपर है, क्लॉथ्स है, कार्डमम है, सिनामम है, ठीक है। तो टू वर इन द ग्रेट डिमांड, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कहाँ पे, यूरोप में। तो अब क्या होता है बच्चे, 3-4 कंपनियां हैं, देखो आप, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, डचेस हैं, पुर्तगीज़ हैं, फ्रांस वाले हैं। तो क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ और यहाँ के जो सेलर थे उन्होंने क्या किया, इन चीज़ों के प्राइस इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ हुए तो अब वो पहले वो चाहते थे चीप खरीदना, ठीक है, लेकिन अब चीप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। तो अब उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा अब ये बेनिफिट नहीं हो रहा है तो अब किया क्या जाए, ठीक है। अब इस कंपटीशन को एलिमिनेट कैसे किया जाए, कैसे एलिमिनेट किया जाए, क्या मेथड रहेगा, क्या वे रहेगा, क्या टैक्ट रहेगा इसको कम करने का। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक दूसरे की शिप्स को सैंक आउट करना शुरू किया, ठीक है। सैंक करना शुरू किया मतलब डुबोना शुरू किया। वो क्या करते हैं कि जैसे ही शिप भरी है गुड्स के साथ तो उसको समुंदर में ही डुबो देना, ठीक है। सैंक ईच अदर शिप्स, ब्लॉकेड रूट्स, एक दूसरे की शिप्स के जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक कर देना। एंड प्रिवेंटेड द रिवियल शिप्स फ्राम मूविंग विद दी सप्लाईज, ठीक है, कि जैसे सप्लाई हो रही है तो एक दूसरे की शिप्स को रोक देना, प्रिवेंट करना, ये सारे काम वो करने लगे, ठीक, एक दूसरे की कंपनी को रोकना। तो ट्रेड वाज कैरिड ऑन दी आर्म्स, अब क्या करने लगे कि ट्रेड, मतलब कि ट्रेड के साथ साथ अपनी शिप्स में क्या रखने लगे, आर्म्स भी रखने लगे कि रास्ते में अगर अटैक होता है हम पे, हमारी शिप्स को डुबाने की कोशिश की जाती है तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी सामान को और अपनी शिप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू दी फोर्टिफिकेशन। अब इन्होंने, क्योंकि आप देखो उनका ट्रेडिंग करना मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, उन्होंने क्या करना शुरू किया, फोर्ट बनाना शुरू किए अपनी पोस्ट्स पे, जहाँ जहाँ उनकी पोस्ट थी, जहाँ जहाँ से वो ट्रेड कर रहे थे वहाँ वहाँ क्या करना शुरू किया, फोर्ट्स बनाना शुरू किए। तो दिस इफ़ेक्ट टू फोर्टिफाई द सेटलमेंट। अब इससे क्या होता है कि ये जो सेटलमेंट के लिए फोर्टिफाई कर रहे थे, प्रॉफिट कैरी ऑन, अपना प्रॉफिट कैरी ऑन करना चाहते थे, तो इससे क्या होने लगा बच्चे, लोकल रूलर के साथ इनका कन्फ्लिक्ट रेज हो गया। आप देखो लोकल रूलर थोड़ी चाहेंगे कि आप ट्रेड करने आए और आप यहाँ पे फोर्ट्स बनाना शुरू हो गए हो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि अब पॉलिटिक्स को कैसे अलग किया जाए, किससे, ट्रेड से। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, आओ देखें ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। अब ये फोर्ट्स वगैरह बनाना शुरू इन्होंने क्यों किए, क्या था, तो ये आपने देख लिया। आप देखिए किस तरीके से वो ईस्ट में पहुंचे थे, ये हमने क्लियर किया। आप देखेंगे उनकी पहली कंपनी कहाँ पे बनती है, ट्रेड कहाँ से शुरू करते हैं वो, तो 1651 में ऑन दी बैंक ऑफ दी हुगली रिवर, ठीक है, वेस्ट बंगाल का रिवर है हुगली, वहाँ पे पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की बनती है 1651 में। और जितने ऑफिशियल्स वहाँ पे काम करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है उस समय पे, फैक्टर्स। और कंपनी के पास बहुत सारे वेयर हाउसेस भी थे चीज़ों को स्टोर करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि गुड्स बनी और उसी वक्त एक्सपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब स्टोर करने के लिए उनके पास क्या थे, वेयर हाउसेस भी थे, ऑफिसेस भी थे जहां ऑफिशियल्स बैठते थे। एज ए ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होती गई तो कंपनी ने क्या किया,
परसुएड करना शुरू किया मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, टू कम एंड सेटल नियर दी फैक्ट्री, कि आओ और हमारी फैक्ट्री के आसपास सेटल हो जाओ, यहाँ से सामान खरीदो। ठीक है, परसुएड करने लगे, मनाने लगे, मतलब किसको, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को, कि यहाँ से ही खरीदो, यहाँ ही बैठो, यहाँ ही रहो, ठीक, अपनी कंपनी के आसपास, ये अपनी फैक्ट्रीज़ के आसपास। अब क्या होता है 1696 में क्या होता है, फोर्ट्स वगैरह बनाना शुरू किए इन्होंने, आपने देखा अभी, ठीक। अराउंड दी सेटलमेंट 2 ईयर्स लेटर, अब 2 सालों के बाद, मतलब 1696 और 2 इसमें ऐड कर दो 1698, इन्होंने क्या किया, ब्राइब देना शुरू किया मुगल ऑफिशियल्स को। मुगल ऑफिशियल्स जैसे नवाब्स थे, ज़मींदार थे, उनको ब्राइब दिया और कहा कि हमें क्या दो, ज़मींदारी राइट्स दे दो। ठीक है, हमें क्या दे दो, ज़मींदारी राइट्स दे दो। कितने विलेजेस पे, 3 विलेजेस पे, और उन 3 विलेजेस में से एक विलेज का नाम था कलिकट्टा, ठीक है, जिसको हम कलकत्ता जानते हैं आज। तो आप देखिए क्या होता है, उस मतलब ज़मींदारी राइट्स की डिमांड की और उनको ब्रेव दे करके वो ज़मींदारी राइट्स, ब्राइब दे के क्या कर लिया बच्चे, ज़मींदारी राइट्स ले लिए। ठीक है, घूस दे के, रिश्वत दे के ज़मींदारी राइट्स ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं ये, ठीक है, इट आल्सो परसुएडेड, अब ये मुग़ल एम्पायर औरंगजेब के पास जाते हैं, वहाँ पे कहानी सुनाते हैं, हमें ट्रेड करने मुश्किल हो रही है तो हमें फरमान दे दो जिसको हम दिखा करके ट्रेड कर पाएँ। तो अब वहाँ से भी, राजा से भी क्या कर लेते हैं, इशू करवा लेते हैं फरमान। अब फरमान क्या होता है बच्चे, फरमान एक रॉयल ऑर्डर है जिसमें लिखा था राजा की तरफ से कि भाई इनको ट्रेड जो है वो विदाउट टैक्सेस वैक्सेस करने दी जाए। ठीक है, अब देखिए, तो दी कंपनी ट्राइड दी कंटिन्यूसली टू, अब कंपनी ने क्या किया कि मतलब इसका मिसयूज़ करने लगे फरमान का। क्या करने लगे कि जैसे ये दिया था उनको कि कंट्री के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ड्यूटी फ्री हो आप, लेकिन वो क्या करने लगे, ड्यूटी फ्री कंट्री के लिए थे, लेकिन वो क्या करने लगे, इस फरमान का मिसयूज़ करने लगे और अपने प्राइवेट पर्पस के लिए ट्रेड करने लगे। ठीक है, क्या करने लगे, कैरी ऑन द प्राइवेट ट्रेड, के मतलब जैसे मार्केट में गए, कुछ चीज़ दिखी, खिलौना विलौना अपने बच्चों के लिए अच्छा है, ख़रीद लिया, ठीक है, दिखा दिया फरमान, ये राजा का फरमान है, हमें आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। तो दिस दे रिफ्यूज़ टू पे काजिंग एंड, अब ये क्योंकि पे नहीं कर रहे थे, टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं दे रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, तो अब इससे क्या हुआ कि रेवेन्यू का लॉस होता है। कहाँ पे, बंगाल में, बंगाल में, क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी तो वो बंगाल में ट्रेड वेड कर रहे थे, तो रेवेन्यू का जैसे ही लॉस हुआ तो उस वक्त वहाँ पे नवाब कौन थे, मुर्शिद कली खान। ठीक है, कौन नवाब थे बच्चे, मुर्शिद कली खान। मुर्शिद कली खान ने जो है इस चीज़ का विरोध किया कि हमारे रेवेन्यू का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, इनकी वजह से ये प्राइवेट यूज़ के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। और इसके बाद जो होता है इन दोनों के बीच, मुर्शिद कली खान और ब्रिटिशर्स के बीच स्लोली जो है वो कन्फ्लिक्ट रेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।